एनडीटीवी इंडिया के इस खास शो देश प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं शाहरुख खान। असम और बंगाल में चुनाव प्रचार जोरों पर है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने पूरा जोर लगा दिया है। असम में बीजेपी के सामने सरकार बचाने की चुनौती है, तो बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार से उनका सीधा मुकाबला है। इन दोनों राज्यों में चुनाव और प्रचार की तैयारियों पर असम में बीजेपी के प्रभारी और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से बात की हमारे संवाददाता रतनदीप चौधरी ने। हम इस वक्त जुड़ रहे हैं भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के साथ, जो कि असम चुनाव के प्रभारी भी हैं। केंद्र सरकार की तरफ से बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है बीजेपी के लिए। ये पहला अवसर है बीजेपी के लिए, जबकि उत्तर पूर्व में कहीं पे आप अपने जो पावर में है और आप रिटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस ने एक महागठबंधन बनाया है। अगर केंद्र के पर्सपेक्टिव से हम इस चुनाव को देखें तो बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, किस तरह से पार्टी इस चुनाव को देख रही है? कांग्रेस जिसे महागठबंधन कहती है वो महाठगबंधन है। जनता को गुमराह करने का एक असफल प्रयत्न है। असम में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले बार मतदाताओं ने आशीर्वाद देकर बनाई थी और असम के इस चुनाव में भी नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, वे सर्बानंद सोनोवाल जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी पूरी टीम, इनकी लोकप्रियता एकदम चरम पर है। गत 5 वर्षों में असम में विकास के मामले में भी तब्दीली आई है, ट्रांसपेरेंसी भी आई है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बढ़ा है और जो शांति की अपेक्षा असम के नागरिकों को थी, इस पूरे 5 साल में असम में शांति रही है, सुरक्षा रही है, विकास मिला है, ट्रांसपेरेंसी रही है। इसलिए असम की जनता को पूरा भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा है और इस चुनाव में हम लोग पहले से अधिक सीटें लेकर चुनाव में जीतेंगे और सरकार बनाएंगे। पड़ोसी राज्य बंगाल में भी चुनाव है, वहाँ पे आप जो पावर में आने की कोशिश में जुटे हुए हैं। असम में आपको पावर रिटेन करनी है। जो बीजेपी का जो नेशनल एक्सपेंशन जो प्लान था पिछले कुछ सालों में हो रहा है, उसके लिए ये कितना महत्वपूर्ण है? पश्चिम बंगाल में चुनाव है। पश्चिम बंगाल में जनता का रुझान सारा देश देख रहा है। ममता जी जिस प्रकार से बौखलाई हुई है, उससे अपने आप में ये तय है कि जनता ने ममता जी को विदाई देने का पूरी तरह से मन बना लिया है और भाजपा सरकार बनाने का मन बना चुकी है जनता। असम में चुनाव के इश्यूज को देखें तो बीजेपी जबकि डेवलपमेंट की बात कर रही है, मगर बीजेपी ये भी कह रही है कि एक सिविलाइजेशन की लड़ाई है। आप बदरुद्दीन अजमल को सबसे ज़्यादा टारगेट कर रहे हैं, मगर दूसरी तरफ कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने सीएए के ऊपर अपना चुनावी मोर्चा खोला है। 5 गारंटीज उन्होंने दिया है, जिसमें चाय बगीचों में जो दिहाड़ी है उसको भी बढ़ाने की बात की है। तो क्या लगता है आपको कि ये जो सीएए है ये कितना आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है कैंपेनिंग या फिर चुनाव के दौरान? देखिए, कुल मिला के कांग्रेस अप्रासंगिक हो चुकी है। कांग्रेस जो भी आज बोल रही है उस पर जनता इसलिए भरोसा नहीं करेगी कि इससे पहले एक लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने यहाँ सरकार चलाई है। कांग्रेस चाहती तो आसाम को परिवर्तन कर सकती थी। यूपीए सरकार के प्रधानमंत्री यहाँ से अनेक बार राज्यसभा के सांसद रहे, लेकिन एक काम पूरे आसाम और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए नहीं किया। नरेंद्र मोदी जी ने फोकस्ड किया। पूर्वोत्तर राज्यों में प्रगति और आशा की किरण का संचार हुआ है और पूर्वोत्तर राज्य निरंतर आगे प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं। असम में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जाने वाले बीजेपी के नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने एनडीटीवी से कहा कि सीएए भले चुनावी मुद्दा नहीं है, लेकिन इसे लेकर हम प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कांग्रेस और एआईयूडीएफ गठबंधन से मिल रही चुनौतियों को लेकर कहा कि बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर कब्जा कर लिया है। Ajmal has captured Congress, so obviously the opposition space has been taken away from Congress by Ajmal. तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। ममता बनर्जी ने पार्टी के घोषणा पत्र को जारी करते हुए कहा कि 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार दिया जाएगा। साथ ही किसानों को वार्षिक मदद भी 6,000 से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दी जाएगी और उच्च शिक्षा के लिए छात्रों को 10 लाख तक के क्रेडिट कार्ड्स का फायदा मिलेगा। देखिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी मोनी दीपा बनर्जी की खास रिपोर्ट।
व्हीलचेयर पर थकी और कमजोर दिख रही ममता तृणमूल का घोषणा पत्र जारी होते ही बीजेपी पर बरस पड़ी। High loaded virus, a political party is playing all the nasty game, the dirty game. इस चुनाव घोषणा पत्र में 10 ऐसी बातें हैं जिनके दम पर वो वोटों की उम्मीद कर रही हैं, जिनमें 3 खास हैं। सामान्य लोगों को 500 रुपए, SC, ST और OBC को 1000 रुपए और कुछ और लोगों को OBC में शामिल करने की योजना। पढ़ाई लिखाई के खर्चों के लिए छात्रों को क्रेडिट कार्ड देने का भी वादा है। इसके जरिए वो महज 4% ब्याज पर 10 लाख तक का लोन ले सकेंगे। किसानों को हर साल हर एकड़ पर 10,000 रुपए मिलेंगे, जो फिलहाल 6,000 रुपए हैं। ममता का फोकस SC, ST और OBC पर है। वो बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के कल के बयान का मुकाबला करना चाहती हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि कुछ जातियां OBC में शामिल की जाएंगी। ममता के चुनावी घोषणा पत्र पर विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया अभी नहीं आई है। Why they are not asking Narendra Modi not to go for publicity regarding vaccine or anything? Why Mann Ki Baat? Everything is going on. Why Election Commission is not taking action against of them? बीजेपी को अभी उम्मीदवारों की सूची बनाने में ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन ममता की गाड़ी आगे चल पड़ी है, कम से कम इस राउंड में। कोलकाता से मोनीदीपा बनर्जी की रिपोर्ट, NDTV इंडिया। Co-powered by गोल्डी हल्दी पाउडर, गोल्डी मसाले, जहां जाए रिश्ते बनाएं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और क्रिकेटर से नेता बने नवजोत सिंह सिद्धू के बीच तीखे बयान और दूरियों की बात ज्यादा पुरानी नहीं है, लेकिन कल कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू के बीच एक बार फिर से नजदीकियां बढ़ती दिखाई दे रही। कुछ ही दिनों के अंतराल में कल एक बार फिर दोनों के बीच आधे घंटे तक मुलाकात हुई। इस दौरान दोनों ने फोटो भी खिंचवाए। राजनीतिक हलकों में कल की बैठक के कई मायने निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सिद्धू की दोबारा अमरिंदर कैबिनेट में वापसी हो सकती है। हालांकि कल की मुलाकात के बाद सिद्धू बिना मीडिया से बात किए वापस चले गए थे, जिसके बाद कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि दोनों के बीच कोई अंतिम सहमति नहीं बन पाई। इस मुलाकात के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने ट्वीट कर सस्पेंस को और बढ़ा दिया। क्या लिखा? आजाद रहो विचारों से, लेकिन बंधे रहो संस्कारों से, ताकि आस और विश्वास रहे किरदारों में। है और फिर नहीं आती। नतीजे में मुझे सिर दर्द हो जाता है और दिन के काम पर भी असर पड़ता है। मैं किसी मजहब के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन अगर बिना लाउड स्पीकर के अजान हो तो किसी को खलल नहीं पड़ेगा। संविधान भी नागरिकों के धर्मनिरपेक्ष सहअस्तित्व की बात कहता है। इसे पूरी तरह लागू होना चाहिए। कृपया इस तेज अजान से पीड़ित लोगों की जिंदगी में थोड़ा शांति बहाल करें। अजान लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में बुलाने के लिए दी जाती है। दुनिया की पहली अजान मदीने में मस्जिद कुबा में हुई थी, जिसे पैगंबर मोहम्मद साहब के कहने पे बिलाल नाम के एक शख्स ने दी। 20वीं सदी में लाउड स्पीकर की इजाद के बाद मस्जिदों में लाउड स्पीकर से अजान शुरू हुई। इसका मकसद दूर दूर तक लोगों को नमाज के वक्त की इत्तला देना है। लाउड स्पीकर का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। इस मस्जिद के मैनेजमेंट का कहना है कि उन्होंने लाउड स्पीकर की आवाज़ कम कर दी है ताकि किसी को परेशानी ना हो। जिसका परमिशन भी है 2 हारन का, इंस्पेक्टर साहब ने दरोगा जी को भेजा था कि आपका जो है लाउड स्पीकर थोड़ा तेज़ बज रहा है, जिससे लोगों को डिस्टर्बेंस होता है। हमने उसका वॉल्यूम और भी कम करा दिया है। अदरवाइज अगर और किसी को दिक्कत होती है तो सुबह के टाइम हम बिल्कुल स्लो कर देंगे कि हाँ 50 मीटर या 100 मीटर तक भी आवाज़ ना जाए। हाई कोर्ट का आदेश है कि लाउड स्पीकर रात 10 बजे से सुबह 6 बजे के बीच नहीं बजेंगे। शोर की भी सीमा तय है, लेकिन लोग इसे नहीं मानते। हर जगह सड़कों पे धार्मिक आयोजन होते हैं। इनमें उर्स, मीलाद, भगवती जागरण, दुर्गा पूजा, रामलीला शामिल हैं। सड़क पे पंडाल लगा के शादी विवाह और बर्थडे में शोर होता है। बारात 10 बजे के बाद भी सड़कों पे शोर मचाती चलती है।
दिवाली में तय वक्त के बाद आतिशबाजी का भारी शोर होता है। हाईकोर्ट की रोक के बावजूद कांवड़िये तेज डीजे बजाते हैं। पुलिस और प्रशासन इनमें से कुछ नहीं रोकता है, इसलिए जब अजान पे एतराज होता है तो कुछ लोगों में इस पे तीखी प्रतिक्रियाएं होती हैं। इस मुल्क में तमाम लोग एक दूसरे के मजहब की पूरी तरीके से एक दूसरे के मजहब का इज्जत और एहतराम करते हैं और यही वजह है कि हमेशा से मस्जिदों से अजानें और मंदिरों से कीर्तन भजन की आवाजें फिजा में गूंजती रहती हैं, कभी किसी के नींद में उससे खलल नहीं आया करता है। तो इस वजह से इस तरीके की बातें करना बेमाने हैं। पुलिस का कहना है कि वो तय करेगी कि कानून का पालन हो। इस पर मैं तत्काल अध्ययन करके कार्रवाई करूंगा, जिससे कि जो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय का आदेश है उसका अनुपालन किया जाए। जब लाउड स्पीकर का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी दुनिया में धर्म था, और अगर दुनिया से लाउड स्पीकर चला जाएगा तब भी दुनिया में धर्म रहेगा। इसलिए लाउड स्पीकर को बिला वजह का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। लेकिन जहां तक नॉइस पोल्यूशन के कानून का सवाल है तो इसे देश के हर नागरिक के ऊपर बराबर से लागू होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो लोगों में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। इलाहाबाद में नितिन गुप्ता और लखनऊ में राजेश के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली से टनकपुर जा रही जन शताब्दी एक्सप्रेस करीब 35 किलोमीटर तक उल्टी दिशा में चली। इसे बड़ी मुश्किल से खटीमा में रोका गया। टनकपुर स्टेशन आने से थोड़ा पहले एक जानवर ट्रेन की चपेट में आ गया। ड्राइवर ने ब्रेक लगाकर वैक्यूम रिलीज किया तो ट्रेन विपरीत दिशा में दौड़ने लगी। ट्रेन में जो लोग बैठे थे वो काफी डर गए। ट्रेन को खटीमा में किसी तरह से रोकने में कामयाबी मिली। तो प्रधानमंत्री की रैली पुरुलिया में शुरू हो गई है। वहां की ये तस्वीरें हैं जहां बड़ी तादाद में महिलाएं भी नजर आ रही हैं। प्रथमे शांत हয়ে সবাই বসুন। এরপর সম্মানীয় ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী मोदी जी के प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं। उनका अभिवादन किया जा रहा है गमछा पहनाकर। वहां पर बहुत सारे लोग मौजूद हैं जो उन्हें सुनने आए हैं। उनकी माफ कीजिएगा बंगाल में आज रैली है। पुरुलिया जगह है जहां उनकी रैली, इसके बाद वो असम भी जाएंगे रैली को संबोधित करने। तो आज देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या कुछ कहते हुए मंच से नजर आते हैं। कल उन्होंने, आपको बता दें कि कल जो कार्यक्रम आया था उसके हिसाब से आज उन्हें ये रैली करनी थी, लेकिन जो पिछली रैली थी उसमें वो काफी हमलावर नजर आए थे ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर। শহীদ পরিবারের যে সকল সদস্য এখানে উপস্থিত আছেন সকলকে সম্মান জানাচ্ছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী আমাদের নরেন্দ্র মোদীজি, সবার প্রিয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি।